हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है जिसमें एसएसटी आती है तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक 181 यानी कि 181 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के 180 क्वेश्चंस मेरी बाकी की वीडियो में हैं, लास्ट वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि हिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी के भी 200 क्वेश्चंस करेंगे और पॉलिटी के भी 200 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी आपको 200 क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 181 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है मोहनजोदड़ो 1922 की खोज किसने की। देखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई कब थी, 1922 में, और किसने की थी ये पूछ रहे हैं। एमजी मजूमदार ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, राखलदास बनर्जी ने, या फिर दयाराम साहनी ने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था मोहनजोदड़ो यानी कि मोहन से आप राख से याद कर सकते हैं कि मोहन ने किसी के ऊपर राख फेंक दी। ठीक है, मोहन नाम का कोई बच्चा था मोहन, जिसने राख फेंक दी किसी के ऊपर या सबके ऊपर राख फेंक दी। तो आप ऐसे याद करेंगे कि मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई थी और राख से राखलदास बनर्जी ने उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 क्वेश्चन है, हड़प्पा 1921 की खोज किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ कि हड़प्पा की खोज हुई कब थी, 1921 में, और किसने की थी। दयाराम साहनी ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, जगपति जोशी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी, यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, हड़प्पा से आप याद करेंगे हड़प, कैसे याद करेंगे, हड़प। जैसे कभी भी किसी की कोई चीज़ हड़प ली जाती है, अगर कोई किसी की कोई चीज़ हड़प लेता है तो उसके ऊपर दया ही आती है ना, कि हाँ ये देखो बेचारे की जायदाद उसने हड़प ली या उसके पैसे उसने हड़प लिए। तो जब हड़प आप सुनेंगे तो हड़प्पा से बनेगा दया, यानी कि दयाराम साहनी। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो ने राख फेंकी थी, मोहन ने राख फेंकी थी, इसलिए मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने की थी। क्योंकि अगर किसी की कोई चीज़ हड़प लेता है तो उस पर दया आती है, इसलिए हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनुष्य के प्रथम अवशेष कहाँ से मिले थे। सुतकागेंडोर से, शिवालिक तथा साल्ट रेंज से, राखीगढ़ी बनवाली से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है शिवालिक तथा साल्ट रेंज से। ठीक है, शिवालिक तथा साल्ट रेंज से भारत के मनुष्य के प्रथम अवशेष मिले थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, 4 वेद हैं। तो इन चारों वेद में से जो यजुर्वेद है, जो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यजुर्वेद पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों ही है, इसलिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, दोनों ही यजुर्वेद की शाखाएं हैं, इसलिए इसका आंसर होता है 3 सही, यानी कि उपरोक्त दोनों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को हम अर्धव्रियु कहते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता दूं, जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उसे हम होत्र कहते हैं, और जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उसे हम अर्धव्रियु कहते हैं। देखिए, अब वेद है, बहुत मुश्किल है, तो हर कोई तो पढ़ नहीं पाएगा, हर कोई इंसान तो उसे पढ़ नहीं सकता। जो उसको पढ़ सकता है उसे उसको हमने अलग अलग नाम से जाना। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धव्रियु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हर्यक वंश का
वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य था, स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले हर्यक वंश का क्या कहते हैं उसे, हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। तो वो किसने की थी? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु था, उदयन था, बिंबिसार था या फिर बिंदुसार था? तो इसका आंसर है बिंबिसार। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, बिंबी से कोई भी चीज़ आप याद कर सकते हैं, तो हरे रंग की एक बिंबी थी, बिंबी से बिंदी याद कर सकते हैं, बिंदी। ठीक है, बिंदु नहीं याद करना है, बिंदी याद करना है, क्योंकि अगर आप बिंदु याद करेंगे तो वो बिंदुसार हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर है बिंबिसार। तो हर्यक वंश की बिंबी यानी कि बिंदी जो कौन से रंग की थी? वो हरे रंग की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने करी? बिंबिसार ने। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब एक बार आपको बता दूं कि किस किस के समय में हुई थी, चाहे आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कालाशोक के समय में। ये कालाशोक है फ्रेंड्स, कलाशोक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड यानी कि कालाशोक। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 188 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं कि एंड्रोकोटस की उपाधि किसे मिली थी? ठीक है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि किसे मिली थी? अब देखिए, इसको मैं आपको बता दूं कि वो मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को। इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, आपने सैंडो बनियान का नाम सुना होगा, जो जेंट्स बनियान पहनते हैं, जैसे ये बनियान होती है इस टाइप से, इसको हम सैंडो बनियान कहते हैं। ठीक है, पता ही होगा सबको कि इसे सैंडो बनियान कहते हैं। तो सैंडो बनियान पहनकर चंद्रगुप्त मौर्य आया था। आप ऐसे अपने माइंड में एक पिक बना लीजिए, एक इमेज बना लीजिए कि कोई आदमी चलकर आ रहा है, उसने सैंडो बनियान पहनी है, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अब आप ऐसे याद करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि दी गई। देखो, सैंडो और एंड्रो दोनों मिलते जुलते ही वर्ड्स हैं, तो आप ऐसे याद करेंगे कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभित्रोचेटस की उपाधि किसे मिली थी? अभित्रोचेटस की उपाधि किसे मिली थी? तो अभित्रोचेटस की उपाधि मिली थी बिंदुसार को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, अभी से याद करेंगे, अभी बिंदु, अभी एक बिंदु लगाती हूँ मैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिंदु, अभी बिंदु, यानी कि अभित्रोचेटस की उपाधि मिली थी बिंदुसार को, और सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूकस ने, ठीक है, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अब आपके इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत किसने भेजा था? तो वो भेजा था सेल्यूकस ने। और कौन सा भेजा था? अब हम उसका करेंगे, तो कौन सा भेजा था? वो भेजा था मेगस्थनीज। ठीक है, अब आप इसको याद रखेंगे कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, उसका नाम था मेगस्थनीज। यानी कि 191 नंबर का क्वेश्चन है, चालीसा चहलगानी का गठन किसने किया? फ्रेंड्स, ये गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन है। जो दिल्ली के सुल्तान थे गुलाम वंश, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। उसमें पहले हो गए शासक कुतुबुद्दीन, फिर हो गए इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान हुई, फिर बलबन हुए। तो ये सब थे दिल्ली के सुल्तान, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये क्वेश्चन चालीसा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि चालीसा क्या होता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री इतना लार्ज टॉपिक है, इतना वाइड टॉपिक है कि कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमें हर चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। सारा तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि इतनी बड़ी वाइड हिस्ट्री है, तो सारा तो कोई भी नहीं जान सकता। बट कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको धीरे धीरे साथ में बताती चल रही हूँ। ठीक है, चालीसा चहलगानी क्या होता है फ्रेंड्स? एक गठन था, एक गुट था
आप उसे ये कह सकते हैं कि एक दल था जिसमें 40 लोग थे, ठीक है। वो कौन थे? तुर्की सरदार थे। 40 योग्य तुर्की सरदारों का दल था और उसका वो जो दल बनाया था वो किसने बनाया था? वो बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। वो उसके लिए उसकी सहायता करते थे, चाहे वो उसकी व्यवस्था करनी हो, चाहे वो प्रशासन करना हो, या वो युद्ध करना हो, या ऐसी कोई भी जो काम होते थे उसमें वो योगदान देते थे अपना। इल्तुतमिश की जो भी सफलताएं रही हैं उसमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? चालीसा ने, यानी कि चहलगानी ने, जिसको चहलगानी भी कहते थे। 40 लोगों का समुदाय था, इसलिए इसको चालीसा कहते थे। और इल्तुतमिश ने निर्माण किया था। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन, वो चालीसा का ही सदस्य था, ठीक है। बलबन जो बाद में सुल्तान बना था 1266 ईस्वी में, जो बलबन बना था वो चालीसा का ही सदस्य था। और उसने सम्राट बनने के बाद, यानी कि राजा बनने के बाद, उसने चालीसा को ख़त्म करवा दिया। उसने चालीसा बनाना ही बंद कर दिया। भी उसे लगा कि कोई फिर से और मेरी जगह पर ना आ जाए या कोई फिर से राजा ना बन जाए, तो उसने उस चालीसा का जो सदस्य था उसने चालीसा को ख़त्म करवा दिया था। ये भी पूछा जा सकता है कि चालीसा जो कि इल्तुतमिश ने जिसका गठन किया था उसे ख़त्म किसने किया था? तो उसे ख़त्म किया था बलबन ने। वो बलबन जो था वो चालीसा का ही सदस्य था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 192 क्वेश्चन, प्रथम मस्जिद। देखिए भारत में जो प्रथम मस्जिद थी जिसे हम कुव्वतुल इस्लाम कहते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम जो थी वो भारत की प्रथम मस्जिद थी। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ने, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ तो कुतुब मीनार ने ही करवाया, कुतुबुद्दीन ने करवाया था। देखिए कुतुब से बन रहा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कार्य भी कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया। प्रथम मस्जिद यानी कि कुव्वतुल इस्लाम, ये भी कुव्वत थोड़ी थोड़ी कुबुत से मिल रही है, ये भी कुतुबुद्दीन ने करवाया। और एक और चीज़ जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, जो कि अजमेर में है, आपने सुना होगा अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी कुतुबुद्दीन ने ही बनवाया था, ठीक है। और वो गुलाम वंश का था और गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, मतलब दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 क्वेश्चन, यानी कि पानीपत के युद्ध के बारे में अब बात हो रही है। अब मुगल वंश की बात हो रही है, बाबर के बारे में। तो पानीपत का जो युद्ध था वो कब और किसके बीच में हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी ऑप्शन एक बार बता देती हूँ। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। इसका आंसर था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। अब मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए बाबर के जो 4 युद्ध थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। आप इसको कैसे याद करेंगे? पहले आपको याद करना है 1526, ठीक है। 1526, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। बस आपको इतना याद करना है। सबसे पहले बाबर ने पानी पिया, फिर बाबर ने खाना खाया, फिर बाबर ने चंदेरी का कपड़ा खरीदा, फिर उसके बाद बाबर ने उसका घाघरा सिलवा लिया। अब आप इसको याद करने की ट्रिक है, 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चंदेरी का कपड़ा खरीदा और 1529 में घाघरा सिलवा लिया। तो ये सारे बाबर के इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पूछा कि बाबर का 1526 का युद्ध कौन सा था, पानीपत का अभी बात हुई थी, तो यही आंसर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो वो सिकंदरा में स्थित है, यानी कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सिकंदरा में स्थित है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। सिकंदरा जो है वो आगरा में है, दिल्ली नहीं है यहाँ पर। दिल्ली तो ये ऑप्शन है ही, यहाँ पर है आगरा, ठीक है। सिकंदरा जो है वो आगरा में है और वहाँ पर किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है, ठीक है। आपको एक बार और बता दूं कि जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। मैंने ये तीनों ऑप्शन इसीलिए ही लिए हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा और औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा और लाहौर में है जहांगीर का मकबरा, ठीक है, जहांगीर का मकबरा। और अकबर का मकबरा है सिकंदरा में।
195 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध की हमारी बात हुई थी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। अब यहाँ बात हो रही है पानीपत के द्वितीय युद्ध की कि ये किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर का 1556 में। ठीक है, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था 1526 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 क्वेश्चन, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता किसे प्राप्त हुई। फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन मोस्टली बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि किसने उसको पढ़ने में सफलता हासिल की, क्योंकि वो अलग भाषा में लिखे थे, कोई हिंदी भाषा तो थी नहीं, अलग भाषाओं में थे, तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसा कौन सा इंसान था, कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले उन अभिलेखों को पढ़ा था। जेम्स फेनथेलर, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स वेटलर या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप से आप याद रख सकते हैं प्रिंस, कि जो प्रिंस थे उन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो अशोक थे उन्होंने जब लड़ाई की थी कलिंग की, जब कलिंग का युद्ध किया था अशोक ने, तब उन्होंने देखा कि 261 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, तो उनका जो दिमाग था वो लड़ाई की तरफ से हट गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, वो बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। तब उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजा, कहीं पर बहुत सारी जगहों में भेजा, अफगानिस्तान भेजा, या फिर उन्होंने तक्षशिला भेजा, पाकिस्तान भी भेजा, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने लोगों को भेजा ताकि वे बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। ठीक है, तो किस किस ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अंत में, यानी कि अशोक ने बाद में कौन से धर्म को स्वीकार किया, तो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, उसने किस किस को भेजा, उसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और उसने अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। और उसने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ये लिखा है श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने अपने बेटे और बेटी को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभित्रोचेटस, यहाँ पर कोमा है फ्रेंड्स, अभित्रोचेटस, मद्रसार तथा सिंहसेन की उपाधि किसे मिली थी। तो ये उपाधि, ये तीनों उपाधियां मिली थी बिंदुसार को। ठीक है ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। मैंने आपको अभी बताया कि अशोक के अभिलेख जो है वो बहुत फेमस है, क्वेश्चन जरूर आता है इनसे। तो वो कौन कौन सी लिपि में लिखे गए थे, कौन कौन सी भाषा में लिखे गए थे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो लिखे गए थे अरमाइक लिपि में, ग्रीक लिपि में और खरोष्ठी लिपि में, तीनों ही लिपि में उसके अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चतुर्थ 200 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। इसके बाद मैं कल से ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट करूंगी, कल से ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके शासन काल में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सबकी एक एक करके बताया था, तो की गई थी कनिष्क के समय में। ठीक है, किसके समय में की गई थी, कनिष्क के समय में। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काल अशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि सारी वीडियोस जो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी वीडियोस को देखिएगा, सारी क्वेश्चंस को कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितने आंसर आए, कितने आंसर ठीक थे, कितने मार्क्स आपके आए हैं। और इसके बाद मैं कल से ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर का बटन दबाइएगा। ठीक है, चलिए, गुड विशेस, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।